ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें। तो क्या आप जाएंगे? 4 दिन से ओझा सर थे कहाँ? हमारे मुद्दों पे बोल क्यों नहीं रहे थे? उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जब घटना हुई तो कम से कम संवेदना ही व्यक्त करते, लेकिन वो संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रहे थे। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया। अब आप तीसरे चौथे बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो कि ये हो जाए तब हम एक्शन लेंगे, तब हम नक्शा चेक करेंगे कि 5 मंजिल कैसे बन गई, 4 मंजिल कैसे बन गई। मेरा सवाल उस सिस्टम पे, आरोप आप लोगों पे और लगता है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के फेम के जरिए यूपीएससी की परीक्षा को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है। अवध ओझा तो बोझा है। हाँ, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ। आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। भीड़ में गए, कूद गए, और उस भीड़ में अनसोशल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने आग लगा दी। ये कोचिंग एक व्यापार है और शिक्षक एक व्यापारी हो गए हैं। भूमिकाओं का वक्त बिल्कुल नहीं बचा है क्योंकि वैसे भी देर हो चुकी है। छात्र उत्तेजित हैं। उत्तेजना सरकार के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है और अपने टीचरों अध्यापकों के खिलाफ भी है। 4 दिन हो गए इस घटना को। यूपीएससी के 3 छात्र जो जल भराव की वजह से जिनकी जान गई, उसके बाद प्रदर्शन चल रहा है और वो अपने अध्यापकों से, अपने टीचरों से सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं में से एक टीचर, चर्चित टीचर अवध ओझा जी न्यूज़ रूम में है, जिनको लेकर के जब मैं फील्ड पे था, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तब भी छात्र बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। सर, बिना लाग लपेट के मेरा पहला सवाल यही, कहाँ थे आप 4 दिन? मैं कहीं नहीं था, मैं छात्रों के बीच में ही था। दरअसल क्या होता है कि उत्तेजना और युवा दोनों का मिलन बड़ा खतरनाक होता है। दुर्घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घटी, बहुत दुखद घटना घटी। मैं दिल्ली में ही था, हूँ भी। मुझे ये लग रहा था कि जो मेन समस्या है, मूल उग्रता, उत्तेजना से कुछ नहीं होने वाला। सूरत में घटना घटी 2019 में, 22 लड़के जलकर मरे। अभी राजकोट में घटना घटी, गेमिंग जोन में लड़के मरे, जलकर मरे। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं। मेरा कहना यह है, जो कि अभी मैंने अपने चैनल पे भी इसको इशू किया, मैंने कहना यह है कि समस्या का जो मूल है कि अगर सरकार एक कानून बनाए, हम कानून की मांग करें। मैं अपने विद्यार्थियों से, स्टूडेंटों से, छात्रों से ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आपको, मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मैं मांग करता हूँ कि कानून बनाया जाए कि जो भी संस्था का ओनर है, जैसे मैं संस्था चलाता हूँ अवध ओझा क्लासेस, अगर मेरे सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है तो पहले बात तो मुझे एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मेरे संस्था में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो मुझे और उस एनओसी देने वाले अधिकारी को आजीवन कारावास होना ही चाहिए। जब तक कठोर दंड का विधान नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। 6 महीने बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी सीलिंग कर देंगे, दिखा देंगे, कार्रवाइयां कर देंगे, फिर 6 महीने बाद क्या होगा? मेरे सामने मेरे कोलीग संजीव वर्मा सर, मतलब इकोनॉमी में उतना बड़ा नाम इंडिया में नहीं था, सिर्फ बेसमेंट में दम घुटने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हुई थी क्लास चलते वक्त। अच्छा। हाँ, 2 से 4:30 वाली वो क्लास ले रहे थे। संजीव वर्मा सर, बहुत बड़ा नाम संजीव वर्मा सर, और मैं करोल बाग में क्लास ले रहा था उसी वक्त पर, और क्लास दोनों आदमी ले रहे थे और बेसमेंट की क्लास थी। मैं कई बार कह चुका था कि सर बेसमेंट की क्लास में घुटन होती है, और बेसमेंट की क्लास थी और संजीव वर्मा की डेथ बेसमेंट में क्लास लेते वक्त हुई। उस वक्त किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी कोचिंग थी? वाजीरामन रवि ही थी, वहाँ पे इकोनॉमी के वो टीचर थे, वहाँ क्लास ले रहे थे। बात घटना आई गई हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं रहा, वो बेचारे चले गए। लेकिन बेसमेंट की क्लासेस और बेसमेंट में बैठना तो बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। मुझे एक घटना याद है, मैं क्लास ले रहा था, एक लड़का आया, नया लड़का था। उसने कहा सर ये बेसमेंट के क्लास में तो एक ही एंट्रेंस है। मैंने कहा हाँ बेटा है तो एक ही एंट्रेंस। कहा सर कोई घटना घट जाए तो हम भागेंगे कैसे? 500 की क्लास, 400 की क्लास। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, एक तो सेफ्टी कंप्लायंस, दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास। सारी कोचिंगों को आदेश दिया जाए, मेरी भी तो चल रही है, कि मिनिमम 100, मैक्सिमम 200 से ज्यादा किसी क्लास में छात्र की संख्या नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें अगर सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें तो उसको एक विधान स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये महीने 2 महीने की बात है, फिर चीजें शुरू हो जाएंगी। आपके सुझाव और आपके जो बात है वो
सब अपनी जगह सही है। छात्र ये पूछ रहे थे कि 4 दिन से ओझा सर थे कहाँ, हमारे मुद्दों पे बोल क्यों नहीं रहे थे। उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जब घटना हुई तो कम से कम संवेदना ही व्यक्त करते, लेकिन वो संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रहे थे। वो उनसे हम सवाल पूछ रहे थे कि हमारे बीच आए, वो हमारे बीच भी नहीं। कहाँ सवाल पूछ रहे थे, गाली दे रहे थे। इतनी सारी वीडियो भेज रहे थे, गाली दे रहे थे। उनको क्या पता मैं किस परिस्थिति हूँ। मेरे पिता की उम्र 90 वर्ष है। मैं 27 तारीख को वर्कशॉप लिया हूँ जयपुर में। मेरे पिताजी की 90 वर्ष उम्र है। इन सारे घटनाओं से वो इतने ज़्यादा आहत हुए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि ये मैंने किया है। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों इतने बुजुर्ग हैं, और जिस तरह से माहौल बना देश में, जिस तरह से मेरी माँ को कचहरी में जाके वकीलों ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ लड़के मर गए उसकी कोचिंग में। उन्होंने, किसी ने ये थोड़ी कहा कि फला फला कोचिंग में जाके मर गए। मेरी माँ को कचहरी में जाकर वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बेटे की कोचिंग में लड़के मर गए हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग गया है, और दोनों की स्थिति खराब हो गई। ये जो इन लोगों ने किया कि अवध ओझा कहाँ थे, अवध ओझा कहाँ थे, वो मेरे बुजुर्ग माँ बाप जिनको ये बताया जा रहा, समाज ये बता रहा है कि तुम्हारे लड़के ने किया, तुम्हारे लड़के ने। किसी को क्या पता। यूट्यूब पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहाँ पर। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुँचा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं, मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपका लड़का, आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई है, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहाँ आएगा। माँ बाप को क्या पता कि किसके कहाँ घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। मैंने आज जो मांग रखी है, मैं उसकी एक ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब। नहीं सर, प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का, एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है। जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो, 4 सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप उसका विरोध करें। इस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है। सर एक बच्ची ने शिकायत की थी उस कोचिंग की कि इस लाइब्रेरी में दिक्कत है, इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। एमसीडी को 2 बार उसने याद भी दिलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद ये घटना होती है। मैं कह रहा हूं ना, तो ये घटनाएं, अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजीव वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी ही हुई है। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की, कभी अपने जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं, आप तो पढ़ाते रहे कई कोचिंगों में, तो कभी रखा कि भाई इसमें क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चों तो जान। अब मैंने तो देखे क्लास में इतने बच्चे भर जाते हैं कि बाप रे बाप, देख कर लगता है मोटा मोटा चश्मा लगाए बच्चे बैठे हुए, टीचर वहाँ दूर से पढ़ा रहा है, दिख ही नहीं रहा है कौन टीचर है कौन नहीं है। कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, अगर आप उससे कहें कि आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहाँ बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या?
सबकी ज़्यादा, जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे, जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था, उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं, दृष्टि आईएएस पे और यहाँ पे वाजीराम और भी 3 4 5 पे कार्रवाई हुई है। नेहरू विहार में कार्रवाई हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है या फिर ये मुकम्मल कार्रवाई हो जाती है? अगर दिखाने के लिए नहीं होती तो इतनी सारे कांड होने के बाद वो रिपीटिशन क्यों होता है? जब मुखर्जी नगर में आग लगी 2023 में जी, बच्चों का बिल्डिंग से कूदता हुआ वीडियो निकला था वो जी, और लोगों ने कहा मुखर्जी नगर सील हो गया। कहाँ सील हुआ था तब मुखर्जी नगर? मतलब 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। फिर वहां सारी चीजें चल रही थी। अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर जाके लॉक लगा देंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि हम इस पे चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, मैं तो जानता हूं ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, हमें गाली दे रहे हैं या जिसे भी गाली दे रहे हैं वो उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एकदम गाली दे रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे। पर लड़ने का एक तरीका है। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही देश में अपने आप अपने तरीके से कब लड़ना शुरू करेंगे बच्चों के लिए? मैं तो आज मैंने 4 सूत्री प्रोग्राम निकाला है और इसी हफ्ते मैं यहाँ के जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश के, उनसे मिलूंगा और केंद्र के लीडर हैं, मैं उनसे मिलूंगा और अपने 4 सूत्री प्रस्ताव को रखूंगा कि इसको ध्यान में रखा जाए कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को अवगत नहीं कराया था। लेकिन जैसे छात्र आंदोलित हैं और आंदोलन को एक दिशा चाहिए होती। कल कई सारे छात्र मुझे मिले और ये मैं चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में था चाहे मुखर्जी नगर में था, वो आपके ही बयानों को कोट करते हुए कह रहे थे कि ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें। तो क्या आप जाएंगे? पहले तो मैंने किसी छात्र को कट्टा चलाने के लिए नहीं कहा। अगर किसी क्लिपिंग में मैंने किसी को कहा कट्टा चलाने के लिए तो मैंने सिर्फ छात्रों से ये कहा, यही तो इनकी दशा है कि जिससे ये परेशान है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस समस्या के लिए इन्हें लड़ना है उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान अवध ओझा और विकास देव कीर्ति पे है। जो इनकी समस्या है उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी समस्या है। ओझा सर ये कहते हैं अगर तुम इतने समझदार बन गए होते, ताकतवर बन गए होते, ये स्थिति आती ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। मैं ये, और शक्ति का अगर विकास कर लिया तो फिर प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। उसका एक, गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया, कोई ना मारा गया, ना कोई पीटा गया, ना किसी के पानी छिड़का गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, वो उतर कर कूदना नहीं होता है। जब कोई घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? 1919 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1920 में। व्यवस्था करनी पड़ती, स्वरूप बनाना पड़ता है। यह नहीं कि जाके तुरंत कूद गया। और लड़कों ने क्या किया? आज तनु जैन गई प्रोटेस्ट की साइट पर, ट्वीट किया उस लेडी ने कि आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। जितने भी टीचर गए तो पता चला आप बॉयकॉट कर रहे हो उनको। अरे भाई, टीचर कोई भी आया तो है आपके दर्द सुनने के लिए, आप उसको बोलो तो मेरा ये दर्द है। जो टीचर गए कम से कम उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके साथ बदसलूकी का क्या मतलब है? ट्वीट किया उन्होंने। तो शांति बनाना है, इस मुद्दे को उठाना है, आगे लेके चलना है और सरकार को, प्रदेश को भी और केंद्र को भी इस बात से अवगत कराना है कि सर, हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां, हमारा जीवन खतरे में है। अगर हमारे लिए एक सख्त कानून नहीं बनाया गया, जैसे मैंने कहा लिमिटेड सीट का कानून, सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस का, कि सेफ्टी, जहां सेफ्टी नहीं आप क्यों देते हो एनओसी उसका। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, चाहे वो संस्थान में जाएं, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो आजीवन कारावास का कानून बहुत बढ़िया कानून है। ये बात आपकी मैं मान गया कि आप ये मांगे रखोगे। आप ये कह रहे हो कि आंदोलन के लिए तैयारी करनी चाहिए। कई बार होता है कि जब आंदोलन तुरंत स्टार्ट होते हैं, आपने जलियांवाला बाग का उदाहरण दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उदाहरण दिया, लेकिन हमारे सामने हालिया निर्भया आंदोलन, निर्भया के वक्त का याद है कि लोग इकट्ठा हुए और स्वतःस्फूर्त आंदोलन था जिसपे सरकार को झुकना पड़ा और कानून बनाना पड़ा। सिविल सोसाइटी ने निर्भया केस के 28 दिन बाद, उसी दिन कहाँ कोई कूदा?
नहीं, प्रोटेस्ट तो शुरू हो गए थे ना। कहाँ शुरू हुए? उसी दिन कहाँ कोई कूदा? 28 दिन। और किसान आंदोलन के बाद भी आंदोलन हुए। किसान एमएसपी आई, एमएसपी की बात उठी, किसानों का कानून आया, फिर कितना दिन लगा? उसी दिन सब मैदान में उतारा है। 1 महीना 4-5 दिन के बाद लोग मैदान में आए। आंदोलन की समीक्षा होती है, उसका नेतृत्व होता है। आप भीड़ खड़ी है। बिहार में क्या घटना घटी? मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, वहीं का, मैं उसका मतलब नंबर तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसने मुझसे मैसेज किया कि सर हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलने के लिए आएँ, लेकिन आप एक ख्याल करिएगा, यहाँ सिर्फ तैयारी के छात्र नहीं हैं, यहाँ तैयारी के अलावा भी छात्र हैं, तो कृपया करके आप अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। वहाँ पर हाँ, प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट साइट पे ये उसका मैसेज है मेरे पास कि सर हम चाहते हैं कि आप आएँ, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप। तो वहाँ जाने में एक तरीके की झिझक, एक तरीके का डर भी है कि कोई इस तरह के एलिमेंट मिल गए। नहीं, आप गए और आपके नाम पे जो अनसोशल एलिमेंट हैं उन्होंने हरकत करनी शुरू कर दी, आग लगा दिया, राइट्स कर दिया, तो ये तो लड़कों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर लोग समाज मुझसे क्या कहेगा कि मास्टर तुम तो बुजुर्ग थे, तुम्हें तो सही कदम उठाना चाहिए था, तुम क्यों गए, कूद गए आग में? बच्चों को बुलाना चाहिए था, बैठाना चाहिए था, बात करना चाहिए था। इनकी जो लीडरशिप है, इनके जो 4-5, मैंने आज हमारे साथ जो हमारा लड़का है, सारा काम देखता, गंगाधर द्विवेदी, मैं उससे कहा कि इसमें से जो 10-15 लड़के हैं जिन्होंने लीडरशिप संभाल रखी, उनको बुलाओ, मेरी मीटिंग कराओ उनसे कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, भीड़ में गए, कूद गए, और उस भीड़ में अनसोशल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने आग लगा दी, अराजकता फैला दी, फिर तो इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कोई अनसोशल एलिमेंट नहीं, हम तो छात्र हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे हैं ना, उनका तो कहना एकदम जायज़ है। वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि अनसोशल एलिमेंट। यही बात बिहार के एक डीएम की हत्या हुई थी बिहार में जी, सिर्फ इसी बात पर कि साहब वहाँ सिर्फ 150 लोग खड़े हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आ जाएंगे तो यह स्थिति संभल जाएगी। सिर्फ इसी बात पर डीएम, आईएएस ऑफिसर। लेकिन वहां तो स्टूडेंट है और उस प्रोटेस्ट के, ये कौन जानता है कि स्टूडेंट है? ये कौन जान रहा है स्टूडेंट है? आप अपनी गारंटी लेंगे कि वहां सिर्फ स्टूडेंट है? उस भीड़ में हमने कहा ना, मैंने आज गंगाधर द्विवेदी से कहा कि इनका जो लीडर है, 2-4 लड़के होंगे जो इनके लीडर होंगे, उनको बाहर निकालो। मुझे कोई ऐसा लीडर दिखा नहीं वहां पे। हाँ, तो बिना लीडरशिप के मूवमेंट कहाँ होगा? फिर तो अराजकता होगी। मैंने उससे कहा कि इनके जो 2-4 लीडर हैं, इनको बाहर निकालो, आओ, बुलाओ, बैठ के बात करते हैं, इनको ले चलते हैं, ज्ञापन देते हैं, नेतृत्व से, प्रदेश की नेतृत्व से मिलते हैं, केंद्र की नेतृत्व से मिलते हैं, इनके मुद्दे को रखते हैं कि साहब अगर भविष्य में कोई कांड होगा तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी होगी, ये हमारी मांगे हैं। कानून बनाया जाए, अब हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न की जाए। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप देखते रहे, आपका भी इलाहाबाद से नाता, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े, हमने देखा कई बार ज्ञापन देते हैं, कार्रवाई नहीं होती तो छात्रों का आंदोलन करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं। मान लीजिए आपने ज्ञापन नहीं दिया और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी की अपनी सीमाएं हैं जी। एक आंदोलन बिना नेतृत्व के हुआ, कितने लोग मारे गए? 1942 का आंदोलन, वहां नेतृत्व नहीं है। आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन होता ही नहीं। आंदोलन जब भी होगा उसका कोई ना कोई नेतृत्व होगा। अब मैंने कल की घटना देखी, सारे पार्टी वाले आ गए, पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेयर को हटा दो, कमिश्नर को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। ये हमारी मांग थोड़ी है। मान लीजिए आज मेयर हट गया, कल कमिश्नर हट गया, फिर क्या होगा? क्या हमारी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी? तो चूंकि ये यूपीएससी के छात्र हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने पोस्टर भी लगाया, फ्यूचर ब्यूरोक्रेटों ने मेरे नाम को लेकर कविता भी लिखी। हाँ, बड़ी प्यारी कविता है वो, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ। और पता नहीं क्या लिखा कि ऐसा वैसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो उनकी प्रेम है, यही लड़के प्रेम भी। बुरा लगता है आपको? क्यों बुरा लगेगा? जब किसी को दर्द होगा। अभी एक वीडियो आई थी, उसमें एक डॉक्टर एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था, वो बच्चा उस डॉक्टर को माँ बहन की गाली दे रहा था। अब डॉक्टर को बुरा लगेगा? अगर डॉक्टर को बुरा लग गया तो फिर वो डॉक्टर किस बात का है?
अगर टीचर को बुरा यही लड़के इतना प्रेम देते, इतना सम्मान देते, इतनी इज्जत देते हैं, अगर आज ये क्रोध में है, गुस्से में है, नहीं समझ पा रहे हैं और ये गाली भी दे रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि घटना राव IAS में हुई और उसके बाद सवाल तमाम उठाए गए, लेकिन ये आप और विकास देवी कीर्ति इस विरोध के केंद्र में कैसे आ गए? नहीं, विकास देव कीर्ति और अवधोजा केंद्र में इसलिए आए क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का युग है जी, उसमें अगर राउज IAS डाला जाएगा तो ना तो उस पर कोई सब्सक्राइबर आएगा और ना व्यूअरशिप आएगी। ये तो एल्गोरिथम का जो खेल है सोशल मीडिया का, उसके चक्कर में आए। मेरी जो कोचिंग है अवधोजा क्लासेस, कोई भी चला जाए, आप अपनी टीम लेकर चले जाओ, अगर सेफ्टी कॉम्प्लायंस एक भी फुलफिल नहीं हुआ होगा, कल मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, मैं इन छात्रों से बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया, जब ऑनलाइन क्लास चलती है, अब आज से 10 साल पहले ऑनलाइन जैसा कोई सिस्टम नहीं था, ये बात कहना बहुत जरूरी है जी। आज ऑनलाइन क्लास चल रही है सबकी, क्या जरूरत है दिल्ली आने की सबको? इलाहाबाद का लड़का इलाहाबाद में बढ़ के नहीं पढ़ सकता? जो तुम 25,000 रुपया यहां रूम रेंट दे रहे हो, 20,000 रूम रेंट दे रहे हो, तुमको 5,000 में बेहतरीन लाइब्रेरी की सुविधा अपने शहर में मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब तो दिल्ली वो लड़का है जिसको लगता है कि भैया हमारे घर में ठेकेदार है, राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, हम घर में रह के नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब दिल्ली सिर्फ उनको आना चाहिए। बाकी हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि ऑनलाइन में इतने बेहतरीन टीचर हैं, और भैया सब वैसे ही पढ़ाते हैं। अब के दौर में आपकी भी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप अपने शहर में रहिए, ऑनलाइन सब्सक्राइब करिए। और तो हाइब्रिड मोड है, एक नया मोड है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या है कि जैसे आपने अवधोजा क्लासेस ज्वाइन की, आपने कहा साहब हम 10 दिन ऑफलाइन भी क्लास करेंगे, तो वो भी सुविधा आपके पास है। अच्छा, हाँ, जैसे कोई क्लास आपकी है, जैसे मेरी क्लास है, मॉडर्न इंडिया की क्लास है, आपने कहा साहब ओझा साहब आपकी क्लास मॉडर्न इंडिया वाली हम ऑफलाइन करें, आइए। इकोनॉमी की ऑफलाइन करें, आइए। तो अब तो चारों तरफ सुविधा है। फीस कितनी कम है ऑफलाइन की? क्या जरूरत है सबको दिल्ली आकर 2-2 लाख रुपया फीस देने की? मुझसे लड़के कह रहे थे सर फीस इतनी ज़्यादा है। आप ऑनलाइन मोड क्यों नहीं ले रहे? पढ़ना ही तो है, करना क्या है? क्या जरूरत है दिल्ली में आके भीड़ लगाने की? यहां कोई विशेष बात तो है नहीं, टीचर सब वही पढ़ाएंगे ऑनलाइन पे जो ऑफलाइन पढ़ा रहे। तो ये भी पक्ष एक है जो लड़कों को रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन की सेवाएं लें और दिल्ली के बोझ को कम करें, यहाँ की भीड़ को कम करें। यहाँ बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ अब ये जगह नहीं संभाल पाएगी। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये बात मैं कल भी कह रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था। आप तो बहुत पहले से इस फील्ड में है। ऐसा कौन सा तंत्र है जिसने ये तय कर दिया है कि IAS बनना है तो मुखर्जी नगर से या ओल्ड राजेंद्र नगर या पटेल नगर में आकर पढ़ोगे, दिल्ली में तभी बनोगे? ये कौन सा तंत्र है जो ये तय कर देता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे, नीट के बच्चे कोटा में ही पढ़ेंगे? वो बच्चे सुल्तानपुर में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो बच्चे जो है बेगूसराय में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो बच्चे कालाहांडी में क्यों नहीं पढ़ते? वो बच्चे गढ़चिरौली में क्यों नहीं पढ़ पाते? ये क्या है? इसके पीछे का नेक्सस क्या है? एक तो कोचिंग का नेक्सस है जी। जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो दिल्ली में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अब तो मेरी भी एक हो गई, तो हम सबको ऐड करना पड़ता है जी। और दिल्ली में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है। इंग्लिश मीडियम के पास हिंदी के तुलना में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। टीचर हिंदी के पास भी हैं, लेकिन इंग्लिश के पास वाकई में अच्छे अच्छे टीचर हैं बहुत, और उनकी संख्या दादाद ज़्यादा है। अब वो जो दिल्ली के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं वो रीजनल सेंटर पर जाकर नहीं पढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ग्लैमर कोचिंग ने खड़ा किया। दूसरी बात कि टीचरों की जो उपलब्धि दिल्ली में है, भाई दिल्ली में कोई टीचर 20,000 रुपये घंटा ले रहा है। अब वही टीचर अगर इलाहाबाद पढ़ाने जाएगा उसको कोई संस्था 20,000 रुपये घंटा नहीं दे पाएगी। वो जो यहाँ 20,000 की स्ट्रेंथ का बच्चा पढ़ा रहा है और 2 लाख रुपया फीस ले रहा है, बस वही कोचिंग दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकती, संभव ही नहीं है। तो फीस तो वहां भी लेते हैं। इलाहाबाद में कितनी फीस लेते हैं? इलाहाबाद में मैक्सिमम कोई लड़का फीस दे देगा तो 60,000 दे देगा, 70,000 दे देगा, कोई अपवाद स्वरूप आएगा तो 1 लाख रुपए दे देगा। इलाहाबाद, पटना, यहाँ कौन फीस देता है? कहता भैया जब 2 लाख फीस देना है तो दिल्ली जाके ना पढ़ें। अच्छा,
ये भी तो एक है, ये भी तो हमारे एक वो है, स्टंट है भाई। दिल्ली के बहुत टीचरों ने कोशिश की हमारे साथ। एक हमारे टीचर हैं चौधरी साहब, बड़े अच्छे टीचर हैं। उन्होंने हमसे कहा ओझा जी मैं पटना में जाके सेंटर खोलूंगा, बड़े शानदार टीचर हैं। तो मैंने कहा साहब भाई साहब आप जा तो रहे हो, लेकिन आप देखना आप परेशान जरूर होगे। कहे नहीं मैं जा रहा हूँ। वो गए पटना में कोचिंग खोले, जो 10-20-50 लाख रुपया रखे थे बेचारे, खर्चा किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत अच्छे टीचर, बड़ा अच्छा विजन लेकर वो गए थे। हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ का लड़का वहाँ से सेटिस्फाई ही नहीं होता, कहता है एक बार दिल्ली जाना है, दिल्ली से सिलेक्शन होता है। ये मिथ है, ये भ्रम है, ऐसा थोड़ी कि दिल्ली से सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लड़के हैं। तृप्ति सिंह एक बार इस साल एक लड़की टॉप की है, वो दिल्ली आई मेंस की तैयारी करने जब आई तब मैटर इकट्ठा करने आई, उसके बाद वो चली गई। वो वहीं गोंडा से पढ़ी, वहीं रही। उसने भी ऑनलाइन कोर्सेज किए, यूट्यूब से कोर्स किया, ऑनलाइन से कोर्स किया। और तीसरी बात यह है कि यहाँ चूंकि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जब आप जाते हो तो सब पूजा करने ही आए होते हैं, तो मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में चूंकि सब तैयारी करने आए होते हैं तो एक थोड़ा सा माहौल भी बना होता है। लेकिन ऐसे मुखर्जी नगर जैसे सेंटर रीजनल सेंटरों में भी हैं, पर वहाँ दो चीज़ बदलनी पड़ेगी। एक तो टीचरों को, जो दिल्ली के टीचर हैं वो तो इंग्लिश मीडियम वाले तो जाने से रहे, वो सवाल ही नहीं। उनको कोई वहाँ ना पैसा दे पाएगा ना उनको कोई सुविधा दे पाएगा, तो वो तो जाने से रहे। तो जब वो जाने से रहे तो उनके फिराक में ये लड़के भाग भाग के दिल्ली आते हैं, उनके चक्कर में लड़के दिल्ली आते हैं। तो मतलब एक तरीके से अगर माना जाए तो ये कोचिंग एक व्यापार है और शिक्षक एक व्यापारी हो गए हैं। हाँ निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है भाई। जब लड़का कंज्यूमर बनकर आता है, लड़का भी तो कंज्यूमर बनकर आ रहा है कि क्या दोगे आप हमें, ठीक है, निकलता है प्रोडक्ट बन के, हाँ, कि क्या दोगे आप हमें। वो लड़का, मैं आप बड़ी मज़ेदार बात जी, बड़ी अच्छी बात छेड़ दी आपने, बड़ी मज़ेदार बात। इलाहाबाद तो हम लोग का शहर है और देवता और भगवान वहीं रहते हैं। मेरे इलाहाबाद के कई मित्र इलाहाबाद में पढ़ाते थे, कोचिंग चलाते थे। वो बेचारे 15-15, 20-20 हज़ार फीस लेते थे। मैं भी जाता था, जब घर जाता था तो मैं भी पढ़ा देता था थोड़ा बहुत। उनको लड़के 20,000 रुपये देने में 5 लाख नाटक करते थे, सिर्फ 20,000 रुपये देने में। अब क्या हुआ, दिल्ली की संस्थाएं इलाहाबाद पहुंच गई। वो बेचारे सारे कोचिंग उन संस्थाओं में, वो सारे टीचर बेचारे उन संस्थाओं में पहुंच गए, और वही इलाहाबाद के लड़के उन संस्थानों में इलाहाबाद के टीचरों से पढ़ने के लिए 1.5-2 लाख रुपए दे रहे हैं। नई बात समझ में आई? समझ गया। हाँ। वो जब टीचर पढ़ा रहे थे, अरे यार इनका क्या पैसा दे यार, वही टीचर, वही इलाहाबाद के टीचर 20,000 में पढ़ा रहे थे। एक से एक टीचर, इलाहाबाद विद्वानों की वहां कमी है कोई? एक से एक टीचर पढ़े हुए बेचारे। वो टीचर बेचारे 20,000 में पढ़ा रहे थे, 15,000 में पढ़ा रहे थे। वहां उनको कोई पैसा देने वाला ही नहीं और ब्रांड की कोटिंग हुई, और जैसे ही ब्रांड पहुंचा उसने सारे इलाहाबाद के टीचरों को उठा के अपने कोचिंग में रख लिया। अब यही इलाहाबाद के लड़के उस कोचिंग, उन सारी कोचिंगों को, जो दिल्ली वाली कोचिंग है, उनको 1.5-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं। अच्छा, एक ये बात हो गई, अच्छी जानकारी मिली इस पे। एक बात, एक आरोप आप लोगों पे और लगता है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के फेम के जरिए यूपीएससी की परीक्षा को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है, जिसको देख करके, उसको सुन करके, आप लोगों को सुन करके आकर्षित होकर के छात्र आते हैं कि कुछ, जैसे मैं कल देख रहा था प्रोटेस्ट में, तो वहाँ विकास जी ने जो लाइन कही है, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो उस पर लोग कमेंट कर रहे थे और इस पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग इतना क्यों इसको ग्लैमराइज कर रहे हो, जबकि उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। विकास जी की कोई 10 लाइन समझ जाएगा तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। विकास देवकीर्ति एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही हैवी वेट टीचर है, इसमें किसी को संदेह नहीं है ना। उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाना मतलब वही वाली हाल है कि जब देश का बुरा दिन आता है तो अपने विद्वानों को मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाने लगता है वो। मौर्य काल में एक राजा हुआ बिंदुसार, तो उसने सीरिया के राजा से कहा एंटियोकस I से कि हमको 3 चीज़ भिजवा दो यार। कहा क्या क्या? कहा एक अंजीर भिजवा दो, एक शराब भिजवा दो, एक विद्वान भिजवा दो। तो उसने कहा यार अंजीर और शराब तो भिजवा दूंगा, लेकिन विद्वान ना भिजवा पाएंगे। और जहाँ तक रही मेरे और विकास देवकीर्ति द्वारा इस सर्विस को ग्लैमराइज करने का, तो वो जो टॉपर घूम घूम के सब जगह इंटरव्यू देते हैं, उनकी भूमिका कहाँ गई? वो जो आईएएस टॉपर हर साल निकलते हैं, जो हर कोचिंग में जाके कहते हैं हमने यहाँ चद्दर चढ़ाई, हमने वहाँ चद्दर चढ़ाई, उनकी भूमिका नहीं है।
अगर वो हर टॉपर कह दे कि भैया मैं तो खुद से पढ़ा था, मैं तो अपने से पढ़ा था, मैंने यहां सिर्फ इतनी गाइडेंस ली थी, यहां इतनी गाइडेंस ली थी। भाई टीचर तो, जो शिक्षक है वो अपनी कोचिंग चला रहा है, वो तो अपना व्यापार कर रहा है, वो तो ऐड करेगा ही, प्रचार करेगा ही। ये जो टॉपर हैं, हर साल टॉपर निकलते हैं, ये नहीं महिमा मंडन करते, ये कम महिमा मंडन करते हैं। हर साल मिनिमम 1000 लड़के निकलते हैं, वो कम महिमा मंडन करते हैं। उसमें से 50% तो अपनी इंस्टाग्राम बना लेते हैं, आईपीएस ग्रैंड एंट्री और ये एंट्री और वो एंट्री। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, उनका भी एक, हर आदमी का मन होता है कि हम सोशल मीडिया में जाने जाएं, तो ठीक है, उनका भी एक शौक है। लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी आती है कि सिर्फ शिक्षक, 2 शिक्षक इस देश में जिम्मेदार हैं ग्लैमराइज करने के लिए, बाकी लोग जिम्मेदार ही नहीं है। जो सामाजिक सम्मान और ये सम्मान वो सम्मान, वो दौर ही ऐसा चल रहा है। किसी को ब्लेम करना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, ठीक है, अभी लड़के चूंकि क्रोध में हैं तो वो मानी सी बात है, कहेंगे कि हम तो, हमारा एक बड़ा अच्छा मेम बनाया लड़कों ने कि हम तो नहर तैर कर जाते थे कोचिंग करने, और आज के लड़के नाला पार करने में डर रहे हैं। तो ये बात एकदम सही है कि हम जिस दौर में पढ़ते थे और जैसे जैसे पढ़ाई करते थे, जिस तरह स्कूल में जाते थे, तो आधा ज़्यादा लोग तो वाकई में स्कूल जाते वक्त कोलैप्स। बड़ी अच्छी वो बनाई है, जिसने बनाई, हो सकता है मेरे किसी मित्र का बेटा ही हो, तो वो बड़ा अच्छा बनाया उसने। नहीं सर, नहर पार करना फिर भी एक बार अगर आपको तैरना आता है तो आसान है, वो नेहरू विहार का नाला पार करना ज़्यादा मुश्किल है। अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो दुर्घटना घटी, वो सिर्फ सोच कर आदमी कांप जाएगा। मतलब वो कितनी विदारक घटना है, मतलब उस घटना को सिर्फ अगर आदमी कल्पना कर ले, कल्पना, तो वो बेचारा मानसिक ट्रॉमा में आ जाएगा। और आ ही गए हैं, बड़े सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, भैया क्या करें। हमने कहा भैया देखिए ऐसा है कि अब दुर्घटना तो घटी गई है, और वैसे भी डिसीजन आपका है, आपको दिल्ली भेजना है, जयपुर भेजना है, आगरा भेजना है, लखनऊ भेजना है, आप भेजिए। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार को विधान बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट विधान बनाना चाहिए, बहुत कठिन विधान बनाना चाहिए, लिमिटेड सीट का बनाना चाहिए, लिमिटेड सीट होना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ ना, 1-1000 बच्चों को पढ़ाया हूँ। पटना की कोचिंग्स में देखते हैं, वनडे की कोचिंग है, उसमें हजार बच्चे बैठे हुए हैं कोचिंग। 1000 बच्चों में कोई नहीं पढ़ पाता, वही जो आगे 20-25 बैठे होते हैं, उनको शोर को कोई नहीं पढ़ पाता। एक तो लिमिटेड सीट का विधान सरकार को बनाना ही चाहिए 100%। एक सेफ्टी कॉम्प्लायंस का, जो मैं खुद कोचिंग चला रहा हूँ, आज नहीं तो कल लोग मेरे पास भी आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें हों। लिमिटेड सीट का विधान कंपलसरली हो कि मैक्सिमम 200 से ज़्यादा लड़के क्लास में नहीं बैठेंगे। दूसरा, सेफ्टी कंप्लायंस जिसके पास नहीं है, कोई भी घटना घटती है, अधिकारी और ओनर दोनों को आजीवन कारावास होना चाहिए। तीसरी बात, कोचिंग अपने फॉर्म के डिक्लेरेशन में लिखे, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डिक्लेरेशन होता है ना, वहाँ डिक्लेरेशन में लिखे कि हमारे यहाँ सुरक्षा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना भविष्य में होती है तो उसका मैं जिम्मेदार रहूंगा। और अपनी सफलता सूची हर साल की लोग जारी करें, जो क्लासरूम के लड़के हैं वो, आईजीपी नहीं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम नहीं, हर कोचिंग, ये 4 चीज कंपलसरली होनी ही चाहिए। हर कोचिंग, जैसे मेरे क्लास में 50 बच्चे इस साल पढ़े, तो उसमें से कितने लड़कों जो साल भर मुझसे पढ़े, ये नहीं कि लास्ट में 500 बच्चे आ गए इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से 30 लड़के में वो दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, उसमें से 20 सेलेक्ट हो गए तो वो मेरे बच्चे हो गए। वो नहीं, वो जो 50 साल भर मेरे साथ पढ़े हैं, उनमें से आपने कितना क्वालिफाई किया, ये हर कोचिंग को जारी करना चाहिए हर साल। एक आखिरी सवाल, हमने लंबी चर्चा कर ली, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि आप ही लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो यही मुखर्जी नगर और इन्हीं सब की गलियों से निकलते हैं, छोटे छोटे दड़बों में रहते हैं, सड़क, बिजली, पानी सब जो है अस्त व्यस्त है। वो कल मैं जब देख रहा था कि मेरे लिए एक बड़ा विचित्र तस्वीर थी, एक आईपीएस ऑफिसर बैरिकेड के उस पार खड़े थे जो रोक रहे थे, और एक लड़की जो आईपीएस या आईएएस बनना चाहती वो उनसे लड़ रही थी, उनसे बात कर रही थी। तो वो आईपीएस भी कभी बैरिकेड के इस पार रहा होगा, रहे होंगे, बिल्कुल। यहाँ से तमाम छात्र चुन के जाते हैं, आईएएस बनते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को एजीएमयू कैडर भी मिलता होगा, उनके बैचमेट्स भी रहते हैं। जब पूछा जाता है आपके छात्रों से कि आप वहाँ रहे, तो वो नॉस्टैल्जिया फील होकर के वो बताते हैं कि अरे था पतली गलियों में। वो कभी क्यों पलट के नहीं आते कि यार
तुम लोग बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हो, मैं गुजरा हूं, आप मेरे जूनियर हो, मैं यहाँ पे अधिकारी हो गया हूं, मैं इसको ठीक कराने की जिम्मा लेता हूं। आप लोग कभी बात करते हो अपने छात्रों से इस पे, जो आपके सेलेक्टेड छात्र हैं? जलेबी जब वो जो चीनी का होता है, क्या बोलते हैं उसको, चाशनी से निकाल ली जाती है, फिर डाली जाती है, फिर नहीं डाली जाती। कुछ नियम है दुनिया के, कुछ नियम है, नियम। हम भी रोकर अपनी कहानियां सुन, मेरे तो बहुत सारी कहानियां हैं, मैंने तो 1% और सबसे पहले तो लल्लन टॉप पे ही सारी बातें मैंने की थी, वो भी 1% कही। अगर मैं अपने जीवन के संघर्ष की सिर्फ 5% कहानी सुना दूं तो बहुत सारे लोग तो कोमा में चले जाएंगे। लेकिन अच्छा लगता है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। कुछ लोगों को लगता है जब कोई किसी की कहानी, किसी टॉपर की कहानी सुनता है तो उसको लगता है कि भाई हम भी तो इससे गुजर रहे हैं, तो उनसे उत्साह मिलता है। लेकिन जब आप सरकार के लिए काम करते हैं तो आपके सामने हर आदमी प्रजा होता है। बहुत सारी मूवी में ये सीन दिखाई गई है, जैसे आखिरी रास्ता मूवी है तो बेटा अपने बाप को शूट करता है। उससे करीबी रिश्ता क्या हो सकता है? बेटा जो है अपने बाप को शूट करता है। तो ये जो आईपीएस अधिकारी बैरिकेडिंग के इस पार खड़े हैं, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ये इतना करते हैं कि वो जो बैरिकेडिंग के उस पार पड़े खड़े हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं यार देखो प्लीज़ यार ऐसा ना करो। मैंने कई बार देखा अधिकारियों को जाकर लड़कों को बोलते हुए कि यार जाओ यार तुम लोग, ऐसा ऐसा ऑर्डर है। ऐसा नहीं कि सब, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम थे तो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारे एक सीनियर आईपीएस अधिकारी थे, वो कहे यार ऑर्डर है यार लाठी चार्ज करने का। तो ऐसा नहीं है, वो जो हमारे बीच से लोग बन के जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारा मतलब एक पर्सनल भाव रखते हैं कि बच्चों को कोई नुकसान ना होने पाए। नहीं, मैं ये सिर्फ लाठीचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वही एमसीडी में भी तो आते होंगे, वही अधिकारी और भी पदों पे बनते हैं जो नीति नियंता हो जाते हैं। तो ये जो हालत है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी कोचिंग में आग लगी तो प्रशासन सबकी फायर एनओसी चेक करने लग गया। जब किसी बेसमेंट में पानी भरा और बच्चों की जान गई तो प्रशासन सबके बेसमेंट सील करने लग गया। आप वहाँ की बिल्डिंगों की हालत देखिए, चिपकी हुई हैं, सूरज की रोशनी तक नहीं आती, 5-5 माले हैं, तारों का जाल बिछा हुआ, सड़क नाम की चीज नहीं है, पानी वो खरीद के पी ले तो सुरक्षित है, नहीं तो मर जाएं। एक हादसा हुआ आपने चेक किया, दूसरा हादसा हुआ चेक हुआ, अब आप तीसरे चौथे बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो कि ये हो जाए तब हम एक्शन लेंगे, तब हम नक्शा चेक करेंगे कि 5 मंजिल कैसे बन गई, 4 मंजिल कैसे बन गई। मेरा सवाल उस सिस्टम पे है। जब तक इस देश में जनसंख्या का दानव मौजूद रहेगा, जनसंख्या, ये स्वीडन थोड़ी है, अमेरिका थोड़ी है। अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है, जनसंख्या 25 करोड़ है। सारे कॉम्प्लायंसेस वहाँ के लोग फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ किसी को स्वच्छ हवा मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, स्वच्छ जल मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो आज जिस चुनौती के दौर में हम जी रहे हैं, अगर वहाँ पे एक न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी अगर व्यक्ति को मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो माने अब हम ये मान के चलें कि हवा पानी मिल रहा है, उसी में खुश रहे, उसी को अंतिम नहीं, मैंने कहा ना न्यूनतम सुरक्षा, जो न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी, जैसे न्यूनतम को हम नियति मान लें? नहीं, नियति नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमने कहा ना जैसे बेसमेंट में क्लास चल रही है या बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, तो अगर आप ट्रेन में पानी नहीं आ रहा है आपके कूपे में, आपने तो तुरंत ट्विटर पे लिख दिया कि साहब फला फला ट्रेन में, रेल मंत्री को आपने ट्वीट कर दिया कि साहब फला फला ट्रेन में जो है फला फला डिब्बे में पानी नहीं आ रहा, अगले स्टेशन पे पानी भर दिया गया। आप बड़े खुश हुए कि यार रेल मंत्री ने हमारी सुन ली। तो ऐसे ही जब आप जा रहे हैं बेसमेंट के लाइब्रेरी में, बेसमेंट की क्लास में, वहाँ भी तो आप 500 लोग मिलकर ट्वीट कर सकते हैं कि एक लड़के ने शिकायत की थी, बस वही एक लड़का का मामला पड़ा हुआ है। अगर पूरा ग्रुप उस लड़के के साथ मिल गया होता तो क्या ये आज हादसा होता? उस एक लड़के ने जागरूकता दिखाई, अगर पूरा ग्रुप वो जागरूकता दिखा देता तो शायद आज ये हादसा नहीं होता।